हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल साइंस का जो आज हमारा भाग 2 है। इसके पहले वीडियो मैंने भाग 1 के बारे में बताया है। तो भाग 2 जो है वो संविधान का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है। और आपको बता दें, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा माथापच्ची अगर हुआ है संविधान निर्माताओं का तो नागरिकता को लेकर 2 साल उन्हें लग गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा नागरिकता के बारे में वो कुछ भी कानून नहीं बना पाए, जैसे तैसे लास्ट में बना दिया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 में इसका क्या वर्णन है। और ये भी बता दें, जो आर्टिकल 5 था ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। क्या कि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, उसी के तहत नागरिकता को भी लागू कर दिया गया था। तो आर्टिकल 5 में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष तक भारत में निवास करने वाले लोगों को नागरिकता दिया गया। कहा गया कि जो भी लोग संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यानी 1945 से भारत में निवास कर रहे हैं, यानी 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 के पहले से 5 साल पहले से, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्षों तक भारत में, अगर 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहे हैं, यानी 1945 से अगर भारत में निवास कर रहे हैं तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये था। इसके बाद है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। तो जो भी लोग का भारत में जन्म होगा, चाहे वो कहीं के रहे, विदेश के ही क्यों ना हो, अगर भारत में उसका जन्म हो रहा है तो उसे भारत का नागरिकता दे दी जाती थी जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर भी मिलती थी कि अगर उसका वंश कहीं पर भी उसका जन्म हो, भारत में हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कहीं पर भी जन्म हो, लेकिन अगर उस वंश से, अगर उसके माता पिता का वंश भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो हम लोग सब तो इसी के आधार पर होंगे, वंश के आधार पर, क्योंकि हम लोग तो युवा हैं। हमारे जो पूर्वज होंगे उन्हें जन्म के आधार पर मिल गया होगा, हमारे दादा लोग को जन्म के आधार पर मिल गया होगा, और हमें उन्हीं के वंश के आधार पर मिलता आ रहा है। तो ये सब कब का है? ये सब बना हुआ 5 से लेकर 11 तक जो है ये मुख्यतः बना हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 के समय संविधान लागू होने हुआ था, उस समय का बना हुआ है। ये तीनों हो गया, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और 5 साल पहले 1950 से पहले अगर 5 साल से ऊपर आ रहा है तो उसे नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 6 में बोला गया कि जो लोग पाकिस्तान से आएंगे उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ज़रूरत भी है, वो पाकिस्तान से जो हिंदू भारत है उन्हें नागरिकता मिली। तो इसके लिए 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए उसे सीधे तौर पर नागरिकता दे दी गई। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1948 से पहले जो भी भारत में आए उन्हें नागरिकता दे दी गई। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं और 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आए हैं तो उन्हें सीधे तौर पे दे दी गई। और उसके बाद बताया गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद से जो लोग आए हैं उन्हें 6 माह रहना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में बोला गया कि जो कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर उन्हें पाकिस्तान पसंद नहीं आया तो वापस भारत आना चाहते थे, तो इसके लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पेस दिया कि ठीक है, अगर उन्हें पाकिस्तान पसंद नहीं आया और वापस अगर भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत में फिर से नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके लिए प्रावधान किया गया कि उन्हें भी 6 माह तक भारत में रहना होगा और यहाँ उन्हें पंजीकरण के तहत ही नागरिकता दी जाएगी। 6 माह का पंजीकरण जरूरी था। तो ये भी आप समझ गए ये दोनों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि भारत के बाहर जो लोग निवास कर रहे हैं, अगर भारत के बाहर कोई लोग निवास कर रहे हैं, मान लो कि उस समय स्वतंत्रता सेनानी बहुत कोई विदेश से स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे भारत के लिए, तो उनके बच्चे का अगर जन्म होगा तो उन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो बोला गया अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता भारतीय मूल के हैं तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 8। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 9 में कहा गया अगर कोई लोग विदेश की नागरिकता ले लेगी, अगर कोई भी ले लेगा या ले लेगी, अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए 9 क्या बोल रहा था कि विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 बोलता है कि अगर नागरिकता का बना रहना तभी तक जायज़ होगा जब तक कोई आप अन्यथा कार्य ना कर दे, यानी
तब तक आपकी नागरिकता के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा जब आप कोई गलत काम या गलत काम में आप ऐसे देख लो कि आप संविधान का उल्लंघन ना करो, आप विदेशी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान का सपोर्ट ना करो, कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में अगर आप शामिल ना हो तो आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, आपकी नागरिकता परमानेंट है। बस एक है कि आपको राष्ट्र विरोधी काम नहीं करना है, संविधान का अपमान नहीं करना है, राजध्वज का अपमान नहीं करना है, कुछ शर्तें दिए गए हैं, इसके अलावा आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती अगर आप भारत में रह रहे हैं। और अगर भारत से बाहर आप 7 वर्षों तक रह जाइएगा तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इन सब बातों का प्रावधान 10 में कर दिया गया था। आर्टिकल 11 में बोला गया, चूंकि भारत जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, नागरिकता के बारे में बहुत अच्छा सा कोई कानून बनाया नहीं गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि आगे कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगा अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत संसद जब चाहे नागरिकता पर अपने अनुसार कानून बनाएगा। तो 11 में बोला गया है कानून बनाएगा कौन, संसद बनाएगा। तो उस समय की कहानी हो गई खत्म, जिस समय संविधान लागू हुआ ये सारे प्रावधान थे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रथम जो नागरिक संशोधन अधिनियम नहीं, प्रथम नागरिक अधिनियम। कौन सा प्रथम नागरिक अधिनियम कब आया? वो आया हमारा प्रथम नागरिक अधिनियम जो आया था वो आया था 1955 में। 1955 में हमारा प्रथम नागरिक अधिनियम आता है और उसके तहत नागरिकता को अच्छी तरह से डिफाइन की जाती है, किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किन से नागरिकता छीन ली जाएगी और किस प्रकार से विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जबकि इसके पहले के जो ये बने थे 1950 में जो नागरिकता के नियम लागू हुए थे उसमें से कोई विदेशी कैसे आके भारत की नागरिकता लेगा इसका कोई व्याख्यान नहीं किया गया था। और किस तरह से, जैसे कि 7 वर्षों में भी नियम है कि 7 वर्षों से आप बाहर हो गए तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, इन सब बातों के बारे में इसमें नहीं बताया गया था। तो इसीलिए हमारा 1955 का अधिनियम लाया गया, ठीक है। और इसमें 5 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया कि आप 5 प्रकार से भारत में नागरिकता ले सकते हैं। एक तो है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार के बारे में बता दें, ये बड़ा ही भयावह वाला था कि जन्म आपका भारत में हुआ और भारत के नागरिक हो, क्यों ना आपके मम्मी पापा कहीं के भी रहे हो। अगर आपके मम्मी पापा पाकिस्तान के भी हो और आपके मम्मी अगर प्रेग्नेंट है और वो भारत में आपका डिलीवरी हो जाता है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि शुरू में तो ठीक था, लेकिन बाद में भारत सरकार को पता चला कि किस तरह से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, खासकर आतंकवादी गतिविधियों में इसका दुरुपयोग हो रहा था। कोई भी पाकिस्तानी भारत आता था और उसका बच्चा का जन्म यहाँ होता था, उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो इसमें संशोधन किया गया और बोला गया 1986 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया और बोला गया कि माता और पिता में कोई एक अगर भारतीय नागरिक है तभी भारत में जन्म लेने वाले उसके बेटे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बाद में देखा गया कि इसका भी दुरुपयोग होने लगा, तो फिर 2003 में नया कानून बना दिया गया। बोला कि माता और पिता दोनों अगर नागरिक है और तब बच्चे का जन्म भारत में होता है तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। अर्थात अब कोई विदेशी जन्म के आधार पर नागरिकता हमारे यहाँ नहीं ले सकता, माता पिता का दोनों का नागरिक होना आवश्यक है। तो ये था हमारा पहला जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे तो हम लोग सबको क्या होता है कि हम लोग जो भी भारत में जन्म लेगा उसके माँ बाप अगर जन्म से भारतीय हैं तो उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो ईजी है। उसके बाद करते हैं वंश के आधार पर। यह भी आसान सा है कि अगर वंश के, अगर मैं मेरे पहले देखो इसमें भी एक बात थी कि वंश के आधार पर पहले पिता के आधार पर वंश का निर्धारण होता था कि पिता अगर भारतीय नागरिक है तो आपका जन्म अगर लंदन में भी हो रहा है, आपकी माँ मान लो कि विदेशी है लेकिन आपका पिता अगर भारतीय है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस बात को पहले सिर्फ पिता के आधार पर दिया जाता था, यानी कि पितृसत्तात्मक सत्ता हमारे यहाँ, तो पिता के वंश के अनुसार आपको नागरिकता दी जाती थी भारत में। अगर माँ आपकी कहीं की भी हो, रसियन हो, अमेरिकन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था, आपका पिता भारतीय होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी महिलाओं ने आवाज़ उठाया कि खाली सिर्फ और सिर्फ उसी को कह दीजिएगा, अरे हमको भी तो चाहिए, हम भी तो नागरिक, इक्वलिटी का अधिकार उसको भी है। तो बाद में 1992 में संशोधन किया गया और बोला गया कि माता और पिता कोई भी अगर भारतीय वंश का है तो उसका बेटा चाहे कहीं पर भी जन्म ले, चाहे उसका अगर मान लो माँ भारतीय है और पिता अमेरिकन है या किसी भी देश का है, तो भी उसका पुत्र चाहेगा, नाबालिग होगा कि हम भारत की नागरिकता लें तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अगर पिता भारतीय है और माता कहीं की भी है तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा कहता है कौन से, वंश के आधार पर। हम लोग सबको भी तो वंश के आधार पर मिल गया है कि हमारे पिता
हमारे दादाजी का जन्म 1950 से संविधान लागू होने से पहले हुआ होगा, उस आधार पर फिर उनके बच्चों को मतलब मेरे पापा को मिल जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा। तो वंश और जन्म के आधार पर तो हम लोग सबको मिलते आता है। अब बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पंजीकरण के लिए 7 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का कभी हुआ करता था, उसके दादा दादी भारतीय मूल के रहे होंगे, लेकिन अब वो विदेशी नागरिकता ले लेता है, लेकिन फिर अगर वो भारत आकर 7 वर्षों तक रहता है और अपील करता है कि मुझे नागरिकता दे दी जाए, तो वो एलिजिबल हो जाता है। अब सरकार के मन पे है उसे नागरिकता दे या ना दे, लेकिन वो एलिजिबल कितने दिनों में हो जाएगा? 7 वर्षों में वो एलिजिबल हो जाएगा नागरिकता का फॉर्म भरने के लिए। तो एक तो है कि अगर आप भारतीय मूल के हैं और 7 वर्षों से भारत में रह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आप विदेशी मूल के हैं और भारत आए और यहाँ की कोई सुंदर सी महिलाओं को देखकर आपने विवाह कर लिया, तो भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए 7 वर्ष यहाँ पर रहना होगा। लेकिन आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नागरिकता के लिए, सरकार आपको चाहेगी तो देगी और आपका जाँच परख करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। तो ये आपका हो जाता है पंजीकरण के आधार पर। इसके लिए याद रखना है कि पंजीकरण 7 वर्ष आपको भारत में रहना होगा। जबकि अगर प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो बोला 6 माह से भी अगर भारत में रह रहा है, आपको भारतीय महिला से विवाह कर लेगा तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगा, और कहीं नौकरी वोकरी करके बाद में आ गया तो भी अगर 6 माह में वो अप्लाई करता है उसको मिल जाएगा। बाद में इसमें संशोधन करके अभी का जो नियम है बोला गया है कितना? 7 वर्ष। ठीक है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं और भारत में आकर रहे तो मिल जाएगा, विवाह कर लेता है तो ही मिल जाता है, और भी बहुत कुछ जोड़ा गया है जिसके आधार पर मिल जाता है। उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। प्रकृतिवरण या देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारत के 22 भाषाएं जो कि संविधान में वर्णित है, तो उस भाषा में से कोई एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान या शांति, किसी भी एक क्षेत्र में आप उपलब्धि अगर हासिल कर लिए हो और लगातार 1 साल से, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो नागरिकता के लिए, 1 साल से भारत में रह रहे हो, तो आपको प्रकृतिकरण और देशीकरण के तहत दिया जाएगा। आपने अदनान स्वामी का नाम सुना होगा, वो सिंगर थे, संगीत यानी कला में उनका उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी और वो भारत की एक भाषा हिंदी को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा वो भारत में रह भी रहे हैं, पूरी तरह से भारतीय हो भी चुके हैं, तो उन्हें इसी के आधार पर नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन ये मुख्यतः किस पे हो जाता है? ये सरकार पर निर्भर करता है, वही जांच परख इसकी करती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अर्जित क्षेत्र का। अगर कोई अर्जित क्षेत्र, अगर भारत किसी भी देश को, मान लो कल के दिन हम पाकिस्तान को जीत के अपने मिला लिए, वैसे मिलाएंगे नहीं, बहुत ही कमीना कंट्री है, तो अगर मान लो कि नेपाल अगर हमारे में शामिल हो गया तो वहाँ के नागरिकों, वहाँ के जो भी पूरा जो अर्जित राज्य होगा उन सब के अंदर के नागरिकों के हम नागरिक दे देते हैं। जैसे कि सिक्किम भारत में 1975 में शामिल हुआ तो सिक्किम के सारे लोगों को नागरिकता दे दी गई। पांडुचेरी 61-62 वहाँ के सारे लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। तो जो भी अर्जित राज्य होगा जिसे हम बाहरी कहीं से भी छीन उन के लाएंगे पकड़ उकर के, उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी। किसके तहत? अर्जित क्षेत्र के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। एक और यहाँ पर हम आपको बताएं, इसको स्टार मार्क करते हैं। 1985 में संशोधन किया गया था नागरिकता में और बोला गया कि असम में बहुत दिन से बांग्लादेशी लोग रह रहे थे, बांग्लादेशी लोग असम में शिफ्ट कर गए थे। तो बोला गया कि 1966 से पहले, याद रखिएगा, 1966 से पहले जो भी बांग्लादेशी असम में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता दे दी गई 1985 के संशोधन के तहत। और बोला गया, और भी उसमें जोड़ा गया था कि 1971 से पहले बोला दी जाएगी, लेकिन 10 वर्षों तक उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उधर हम नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखते हैं कि 1985 में संशोधन किया गया और 1966 से पहले जो भी बांग्लादेशी, विदेशी मूल के बांग्लादेशी जो थे, वो अगर असम में रह रहे थे तो उन्हें नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नागरिकता का परित्याग किस प्रकार से किया जा सकता है। नागरिकता का परित्याग, नागरिकता 5 प्रकार से मिल रहा था, 5 प्रकार से नागरिकता दी जा रही थी और 3 प्रकार से नागरिकता आपसे ले ली जाएगी। एक तो स्वेच्छा से, अगर आप भारत की नागरिकता से को स्वेच्छा से इस्तीफा देके चल जाओ कि हमें अब भारत की नागरिकता नहीं लेनी, हम यहाँ से जा रहे हैं या हमको यहाँ की नागरिकता नहीं चाहिए, तो एक तो मेरे ऊपर यानी कि खुद के स्वेच्छा से आप नागरिकता छोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बर्खास्त कर दिए जाएंगे। देखिए, बर्खास्त और वंचित में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। बर्खास्त में ही क्या करता है, अगर आप यहाँ से चले गए विदेश और विदेश में आप गए और वहाँ पे आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो भारत में तो 1-2 देश की नागरिकता ले नहीं सकते, तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो वहाँ का दूसरे देश में जाकर तो भारत की नागरिकता आपकी क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो बर्खास्त के द्वारा आपकी नागरिकता कट कर दी जाएगी।
स्वेच्छा से आप कट कर सकते हैं। और वंचित में है कि आप कुछ भी, अगर मान लीजिए आपने 2-3 इसके रीजन हो जाएगी मेन। एक तो है कि आपने किसी तरह से मतलब फॉल्ट कागज़ दिखाकर या किसी भी तरह से भारत की नागरिकता ले ली हो, और बाद में जब जांच परख हुआ मालूम चला कि आपने किसी तरह से जाली कागज बनवा के भारत की नागरिकता ले ली है, तो भी आपको क्या कर दी जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा है, आप कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य में अगर भागीदार रहेंगे तो भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा है कि अगर आपको नागरिकता अब विदेशी और भारत की नागरिकता आपको मिल गई है, तो उस 5 साल के एवज में अगर 2 वर्ष आप कहीं विदेशी जेल में रहते हैं तो भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य करोगे तो भी वंचित, संविधान का अपमान करोगे तो भी वंचित। तो इन सब कुछ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहिएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। या 7 वर्ष से ज़्यादा, याद रखिएगा 7 वर्षों से ज़्यादा अगर अनुपस्थित रहोगे 7 वर्ष ज़्यादा अनुपस्थित भी रहोगे तो भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि संपूर्ण देश के लिए एक नागरिकता है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया जाता है। अगर आप अमेरिका देखोगे तो वहाँ पे राज्य अपना एक अलग नागरिकता देता है और अमेरिका अपना एक अलग नागरिकता देता है। मान लो कैलिफोर्निया वहाँ की अलग नागरिकता होगी, फिर अमेरिका की एक अलग नागरिकता होगी, यानी दोहरी नागरिकता है, राज्य भी अपना देता है और केंद्र भी अपना देता है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, पूरे भारत में एक ही नागरिकता लागू होता है। अब नागरिकता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, एक तो हमारा 15, 16, 19, 29 और 30। बिहार दरोगा में से एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था 17 वाले मेंस में कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है। तो ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं, मौलिक अधिकार। बाकी जो भी मौलिक अधिकार बचे 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सब विदेशी नागरिकों को भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन है, ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही ये अनुच्छेद मिलते हैं। इसके रीजन भी है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जाति धर्म इस सब के नाम के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो अगर विदेशी लोग आएंगे तो उन्हें हम थोड़ी ना रिजर्वेशन दे देंगे शिक्षा में। अगर 16 की बात करें तो रोजगार लोक नियोजन में समानता की बात करता है, तो लोक नियोजन में हम विदेशियों को थोड़ी घुसाने लेंगे, IAS IPS विदेशियों को थोड़ी बनाएंगे। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं भी संघ बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, इन सब 19 में वर्णित है। तो ये सब केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। 29 और 30 भी जो अल्पसंख्यक और शिक्षा का अधिकार है, ये भी केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता। अब बोलते हैं भारत में रहने वाले सभी नागरिक। नागरिकता का मतलब होता है जब आप भारत के नागरिक हैं तो आपको सारे अधिकार प्राप्त होंगे, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी अधिकार प्राप्त होंगे। आप बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगा, आपको राजनीतिक तौर पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। मतलब सारे अधिकार आपको मिलेंगे अगर आप भारत के नागरिक हैं तब। एक बात और बता दें कि भारत का नागरिक अगर आप किसी तरह से विदेश से आए और भारत की नागरिकता आपको मिल जाती है तो भारत की एक खासियत है कि अगर आप विदेशी भी हैं और भारत की नागरिकता आपको मिल जाता है तो आप राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भारत का जो नागरिक है वंश के आधार पे उसे, जन्म या वंश के आधार पे उसे तो वो तो कुछ भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर आप विदेश से आए हैं और आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती है तो भी आप भारत के राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि अगर आप अमेरिका में जाकर देखोगे तो वहाँ पर नियम है कि अगर आपको अमेरिका का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो जन्म के आधार पर आपको अमेरिकी होना होगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नागरिकता में तो मेन रूप से नागरिकता की जरूरत समझ गए क्यों पड़ा और किस तरह से नागरिकता को डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं नागरिकता में बोला गया कि सभी नागरिक समान है, लेकिन कुछ क्षेत्र में कुछ को रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें 15-16 कहीं बात करें तो विशेष कुछ जो विशेष क्षेत्र हैं, विशेष लोग जो दबे कुचले वर्ग से हैं या जिनका भी आर्थिक विकास नहीं हुआ है उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी प्रकार बोलता है कि निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्य अपने निवासियों के लिए अलग अलग तरह की छूट देती है। तो ये सब कुछ अपवाद हैं, लेकिन मूल रूप से ही हमारा भाग 2 है और इससे एग्जाम में लगभग 2-3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी भी हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझे, याद करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।